Hello student, today we will study Economics Chapter 2 Class 10 Sector of Indian Economy. Economic activities are classified into groups using some important criterion. These groups are known as sector of economy. आर्थिक क्रियाएं जिन्हें कुछ विशेष भागों में डिवाइड कर दिया गया है, इसी ग्रुप को हम सेक्टर्स के नाम से जानते हैं. सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. People around us are engaged in different activities to earn livelihood. Some may be producing goods while others may be delivering service. हमारे चारों तरफ देखेंगे लोग कुछ न कुछ कार्यों में लगे हुए हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए. कुछ वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं तो कुछ वस्तुओं को डिलीवर्ड कर रहे हैं. इसके लिए आप इन सभी फिगर्स को देख सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज. हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं उन्हें हम उनकी नेचर के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड है टेरिशियरी. अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. प्राइमरी सेक्टर, the economic activities which are connected with the extraction and production of natural resources, for example agriculture, fishing, mining etc. falls under primary sectors. आर्थिक क्रियाएं जो भी नेचुरल रिसोर्सों के माध्यम से उत्पादित और निर्मित किए जाते हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं. जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा. ये सब क्रियाएं हैं, ये नेचुरल रिसोर्स के तहत इसलिए आती हैं क्योंकि जो इसमें हम उन्हीं चीजों का यूज कर सकते हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त हुई है. इसमें हम कोई भी मैन मेड वस्तु का यूज नहीं कर सकते हैं. सेकेंडरी सेक्टर, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर. आर्थिक क्रियाएं जो निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं वो मैन्युफैक्चर वो आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं. जैसे कि स्टील का मैन्युफैक्चर करना और गन्ने से गुड़ बनाना, ये सब आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं क्योंकि हम इसमें जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं से वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका निर्माण करते हैं और उन्हें प्रॉफिटेबल बनाते हैं. तीसरा सेक्टर है आपका टेरिशियरी सेक्टर. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इस टाइम हमारा. इससे हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉफिट होता है. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी. ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो अधिकांश हमारे समाज को सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए निर्मित होती हैं या उन पर ही निर्भर होती हैं, वे सभी टेरिशियरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सभी आपकी टेरिशियरी सेक्टर में आती हैं क्योंकि ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपको सुविधा प्रदान करती हैं, हमारी सोसाइटी को सुविधा प्रदान करती हैं. द 3 सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हमारी जो तीनों सेक्टर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए पूरी तरह से अपने एक दूसरे पर निर्भर हैं. बिना प्राइमरी सेक्टर के हम नहीं सेकेंडरी का सेक्टर का वर्क कर सकते हैं, न ही टेरिशियरी वर्क कर सकते हैं. अगर प्राइमरी सेक्टर्स मतलब नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगी तो हम उनका मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे और मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे. हमारी जो तीनों सेक्टर्स हैं इनसे जो प्रॉफिट होता है वो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. किसी पर्टिकुलर ईयर में तीनों सेक्टर से जो उनके फाइनल गुड्स या फाइनल प्रॉफिट या फाइनल प्रोडक्शन होता है वो आपके जो होते हैं वो हमारे जीडीपी के तहत ऐड किए जाते हैं. And the sum of production in the 3 sectors give the gross domestic product of a country. और इन तीनों सेक्टर्स के जो सम होते हैं मतलब एक पर्टिकुलर साल में तीनों सेक्टर से जो प्रोडक्शन होता है उसके सम को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत
हमारे देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत ऐड करते हैं। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री इज। जो जीडीपी होती है वो हम ये बताती है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर बिटवीन 1973 टू 2003। इसके लिए हम इस ग्राफ को देखेंगे कि 1973 में जो तीनों सेक्टर्स के ग्राफ थे वो लोग कितने लो थे, और वही 2003 तक वो ग्राफ कितना बढ़ चुका है। ग्राफ 2 हमारे तीनों सेक्टर्स के जो जीडीपी में भाग है उसको शो कर रहा है कि 1973 में 40% या एबव जो था वो हमारी प्राइमरी सेक्टर से इनकम होती थी, और 50 to 60% जो इनकम थी वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर से होते थे, और बाकी जो 70 to 100% थे वो हमारे टेरिशरी सेक्टर मीन्स तीसरे सेक्टर से प्राप्त होते थे। और वही 2003 में हमारे टेरिशरी सेक्टर्स का जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गया है, उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स से ज़्यादा अधिक प्रॉफिटेबल होने लगा हमारा टेरिशरी सेक्टर जीडीपी के लिए। अब थर्ड ग्राफ में हम लोग देखेंगे शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। ये जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं ये हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या योगदान देते हैं और इनसे किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है हम उसको जानेंगे। इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है वो सबसे ज़्यादा किससे आता है, एग्रीकल्चर से। हमारे यहाँ हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर से। कब, 1973 के टाइम में। अभी वो सेक्टर्स क्या हो गया है, अभी वो सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का कितना परसेंटेज हो गया, 60%। बाकी जो हमारे और दो सेक्टर्स हैं अब उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, वहाँ पे स्कोप ज़्यादा हो रहे हैं और उनसे हमें ज़्यादा एम्प्लॉय मिल रहे हैं। अब ये जो हमारे तीनों सेक्टर हैं इन्हें हम इनकी ओनरशिप के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर्स द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर में क्या होती है कि सभी चीज़ें जो एसेट्स होती हैं वो सरकार द्वारा अवेलेबल कराई जाती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो भी एसेट्स होते हैं और जो भी प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेट कंपनियों द्वारा, उसके इंडिविजुअल कंपनीज द्वारा अवेलेबल कराए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो होते हैं वो सरकार द्वारा सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं जो कि सोसाइटी को प्रॉफिटेबल होती है। उसमें उन्हें कम खर्च में अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती हैं और उसके लिए उन्हें ज़्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में जो होता है वो प्रॉफिट जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। अगर कोई कंपनी है, जैसे आप वोडाफोन को ले लीजिए, उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो किसी एक कंपनी को मिलेगा, वो हमारे पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग होते हैं, जो उसके हेड्स होते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें अपना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि गवर्नमेंट को सुविधाएं प्रोवाइड कराने में इजी हो। अब हम एम्प्लॉयमेंट को समझेंगे कि हमारे तीनों सेक्टर से जो तीनों सेक्टर या मीन्स अभी हम दो सेक्टर्स के बारे में ही जानेंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है उनसे एम्प्लॉयमेंट का क्या वो है। तो एम्प्लॉयमेंट को हम लोग दो सेक्टर में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड और सेकंड है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होते हैं जो पीपुल हैव अश्योर्ड वर्क एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। लोगों को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के तहत निर्धारित होता है उन्हें उतना ही काम करना है और वो काम उनको रोज मिलेगा। और बल्कि जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड scattered which are not in the control of the government। ये छोटे और बिखरे हुए होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आते। इट हैज लो पे एंड अनसिक्योर्ड जॉब्स। ये जॉब जो होती है इसमें कम आय होता है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती है कि ये आज आपके पास है कल है या नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अब हम इसको हम इस ग्राफ के द्वारा समझेंगे। इंडियाज वर्कफोर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हम जो इसको जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्क हैं उसको हम इस ग्राफ से समझेंगे।
आप इस फिगर्स को देखो और समझने की कोशिश करो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी इनकम, उनका वर्किंग आवर्स सब कुछ डिसाइडेड होता है। वो गवर्नमेंट एक डिसाइड कर देती है कि इनको इतने देर काम करना है, इतनी इनकम दी जाएगी और इनकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि इसमें जो वर्क के जो वो डिसाइडेड नहीं होते, ये डिपेंडेंट नहीं रह सकते इस पे कि अगर आज इनके पास वो काम है तो कल होगा कि नहीं होगा। उसमें उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, उन्हें उनके काम का कोई वो नहीं होता है, टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि उन्हें इतने देर ही काम करना है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। कांता नाम की एक लेडी है जो कि एक ऑफिस में वर्क करती है। कांता वर्क इन एन ऑफिस, शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM। कांता एक औरत है जो कि ऑफिस में काम करती है। वो रोज 9:30 बजे से 5:30 बजे ऑफिस में काम करती है और वो अपनी सैलरी भी रेगुलर प्राप्त करती है और उसे एक्स्ट्रा वर्क करने पर अतिरिक्त सैलरी भी दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से निर्धारित है। और उसे संडे को काम नहीं करना पड़ता, संडे उसको एक एज ए छुट्टी के रूप में दिया जाता है और उसके लिए उसे पेड भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि संडे की छुट्टी का उसका पेमेंट डिडक्ट होता है। She was given an appointment letter stating at all the terms and condition of work। इसके लिए उसने कंपनी को, ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले एक अपॉइंटमेंट दिया था ताकि उसको ये सब फैसिलिटीज मिल सके। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कमल। कमल इज कांताज नेबर। कमल जो है वो कांता का पड़ोसी है। ही इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप। वो एक पास के ग्रोसरी शॉप में नियमित वेतन पे कार्य करने वाला मजदूर है, लेकिन उसे क्या है, उसके कार्य के घंटे निश्चित नहीं है। वो सुबह 8 बजे जाता है, सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग में जाता है, रात के 8 बजे आता है और उसे संडे के दिन भी काम करना पड़ता है और उसको संडे के दिन भी काम करना पड़ता है। उसको सैलरी भी जो है कि वो उतनी नहीं मिलती जितना कि उसे मिलना चाहिए। तो ये हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस है जिसे आप समझ सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम लोग पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। वे ना